हमास ने अपने एक एंटी टैंक मिसाइल से इस्राएल के 4 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया है। आईडीएफ को एक जबरदस्त नुकसान हुआ है दोस्तों। इस्राएल नाराज है और वो बदले में क्या करता है? बदले में वो फलस्तीन, गजा, लेबनान में अस्पतालों को निशाना बनाता है। देश के सच्चे पत्रकार की रिपोर्ट देखिए। अभिषाक शर्मा इजराइल के 4 सैनिकों को मारा है जिनकी 20, 21, 22 साल की उम्र है। ये हमला कभी रुक पाएगा या नहीं, आइए देखते हैं अभिषाक शर्मा की रिपोर्ट। आज इस्राएल के अंदर लोग कह रहे हैं कि एक आदमी अपने निजी कारणों से पूरे इस्राएल को युद्ध में झोंक रहा है, मगर इस वक्त उस पूरे इलाके में कई अहम चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, अरब देशों का समिट होता है और तमाम अरब देश इस्राएल को सीधी चेतावनी देते हैं, मगर इस सीधी चेतावनी से पहले सीरिया के राष्ट्रपति तमाम अरब देशों को झकझोर देते हैं। वो कहते हैं कि उस इलाके में एक नरसंहार चल रहा है और यहां पर हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। जी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका ने एक बहुत बड़े मुद्दे पर यू टर्न मार दिया है। वो यू टर्न क्या है, वो पलटी क्या है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो 4 सैनिक जिसे हमास ने मौत की घाट उतार दिया है। दोस्तों, हारेट्स की खबर के मुताबिक एंटी टैंक मिसाइल से 20 से 21 साल के 4 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया गया है। उनके नाम इस तरह से हैं। यह हमला होता है उत्तरी गजा के जबालिया में और मारे गए ऑफिसर्स के नाम स्टाफ सार्जेंट और कैग्स, जिनकी उम्र महज 20 साल है, स्टाफ सार्जेंट नावे यार असुलिन, इनकी उम्र सिर्फ 21 साल है। इसके अलावा स्टाफ सार्जेंट गैरी लरकुआकीमा, इनकी उम्र महज 21 साल है, और स्टाफ सार्जेंट ओफीर एलियाहू, महज 21 साल इनकी उम्र है। कुल 21 साल की उम्र, 20 और 21 साल की उम्र। हो सकता है जो 4 लोग मारे गए हैं दोस्तों, इनमें से वो सैनिक भी हों जो ये जंग नहीं चाहते थे। खबरें लगातार इस तरह की आ रही हैं कि कई सैनिक अब लड़ने से इनकार कर रहे हैं। एनरोलमेंट में, यानी कि जंग में नए नए सैनिकों की भर्ती में इस वक्त इस्राएल को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि बाकायदा इस्राएली सैनिकों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उसको समर्थन मिल रहा है पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का, जिन्हें बेंजामिन नेतन्याहू ने बर्खास्त कर दिया था। और वो ज्ञापन क्या था कि पहले हमास के टनल्स में जो इस्राएली बंधक हैं उन्हें रिहा करवाया जाए, बाद में जाकर हम जंग लड़ेंगे। एक के बाद एक सैनिक मारे जा रहे हैं जी। और इस्राएल आग बबूला है। इस्राएल क्या कर रहा है दोस्तों? वो जवाब में अस्पतालों पर हमला बोल रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कमाल अदवान के इन डॉक्टर्स को इस्राएली सेना ने बंधक बना लिया था। इसके बाद से ये लोग कभी नहीं देखे गए। ताजा हमला हुआ है दोस्तों कमाल अदवान अस्पताल पर। इस्राएल ऐसा क्यों कर रहा है कोई नहीं जानता। मैं चाहूंगा आप अल जजीरा की ये रिपोर्ट देखें, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हो सकती हैं। देखिए। That number is expected to rise. We were sitting peacefully inside our shop, and all of a sudden it's just like doomsday. Loud explosions and shrapnel flying all over the place. I came out to see dozens killed and injured, including very young children. I don't know what weapons the Israelis were pounding us with. We miraculously survived. I have many children who were fortunately sleeping inside. आपको याद है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने क्या कहा था? खामेनी ने कहा था कि हमास और हिजबुल्लाह के हाथों इस्राएल हार गया है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? बकौल खामेनी, इस्राएल अब बेकसूर लोगों पर हमला बोल रहा है। वो हमास और हिजबुल्लाह से इस कदर बौखला गया है कि वो बेकसूर लोगों पर हमला बोल रहा है। हालांकि बेकसूर लोगों पर हमला 1 साल पहले भी हुआ था दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023, जब हमास ने करीब 1300 बेकसूर इस्राएलियों को मौत की घाट उतार दिया था। उसके बाद एक ऐसी आंधी शुरू हुई जिसमें करीब 43,000 बेकसूर फलस्तीनियों को बेंजामिन नेतन्याहू ने मौत की घाट उतार दिया था। आज मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस्राएल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध की आवाजें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है इस्राएल के वरिष्ठ पत्रकार आमोस हरेल। आमोस हरेल क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
इस वक्त जिस तरह का प्रचार प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस्राएली जनता को समझाया जाए कि जितनी भी असफलता हुई है, जितनी भी नाकामियां हुई हैं, उसके लिए रक्षा मंत्रालय और सेना जिम्मेदार है। इसका मकसद यह है कि नेतन्याहू खुद को जांच और सजा से बचा सकें। तथ्यों को बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा अमोस हरेल कह रहे हैं। और इस बात को समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों। याद कीजिएगा किस तरह से सवालों का जवाब चाहने वाले योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया जाता है। उनकी क्या गलती थी? योआव गैलेंट ने सिर्फ इतना ही कहा था कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था, जो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, यह हमला कैसे हुआ, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। योआव गैलेंट यह भी कह रहे थे कि जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, उन्हें रिहा कराया जाए। मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे भी खारिज कर दिया था और फिर एक ऐसा दिन आया कि उन्होंने योआव गैलेंट को ही बर्खास्त कर दिया। नतीजा जैसा कि आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में इस्राएली जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। नेतन्याहू की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। कमाल अदवान की तस्वीर मैं आपको बतला चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र अपनी तरफ से चेतावनी दे रहा है कि इस्राएल न सिर्फ राहत कार्यों में बाधा डाल रहा है, बल्कि उन ठिकानों पर भी हमला कर रहा है जहां पर लोगों को मदद दी जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में अल जजीरा का क्या कहना है, आपकी स्क्रीन पर। द यूनाइटेड नेशंस सेज इजराइल लेट ओनली वन एड मिशन into besieged North Gaza this month and attacked the shelters the supplies were distributed at shortly afterwards. सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों कि इस्राएल ने सिर्फ एक मिशन को प्रवेश की अनुमति दी और जो मिशन प्रवेश करता है और राहत सामान देता है, इस्राएल उसी पर हमला बोल देता है और उसे तबाह कर देता है। यानी कि इस्राएल ने हमास के खिलाफ नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं, आम लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। संयुक्त राष्ट्र और क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर। द यूएन एड चीफ सेज द वर्ल्ड इज विटनेसिंग एक्ट्स रेमिनिसेंट ऑफ ग्रेवेस्ट इंटरनेशनल क्राइम्स इन गजा एज इजराइल डिसमिसेस वार्निंग्स ऑफ फैमिन इन द एनक्लेव एज स्लैंडरस। इसमें दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। सबसे पहली बात, संयुक्त राष्ट्र के जो राहत प्रमुख हैं उनका यह कहना है कि इस वक्त दुनिया गाजा में एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय अपराध देख रहा है। इस्राएल ने कहा यह सब बकवास है, यह पूरी तरह से स्लैंडरस है, यानी कि एक किस्म की मानहानि है और इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि इस्राएल इसे मानने को तैयार नहीं है। मगर दूसरी तरफ दोस्तों जो खबर आ रही है ना, वो बहुत चिंताजनक है। क्या आप जानते हैं, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि अमेरिका ने इस्राएल को चेतावनी दी थी कि आप राहत सामान पहुंचाने दीजिए, और अगर आपने राहत सामान पहुंचने नहीं दिया और अगर आपने हमारे 30 दिन के अल्टीमेटम पर एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की, तो हम आपको हथियार देना बंद कर देंगे। अब अमेरिका पूरी तरह से पलट गया है, पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। खबर क्या आ रही है दोस्तों, आप जानते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इस्राएल जाते हैं, वहां के अधिकारियों से मिलते हैं और उसके बाद बयान आता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल का यह बयान। उससे पहले आप अल जजीरा की इस खबर को देखिए। डिस्पाइट 30-day गाजा एड अल्टीमेटम, यूएस सेज सपोर्ट फॉर इजराइल विल प्रोसीड। यानी कि इस्राएल राहत मदद नहीं पहुंचने दे रहा है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, इस्राएल उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां पर राहत सामान है, बावजूद इसके अमेरिका इस्राएल को हथियार देना जारी रखेगा। आपकी स्क्रीन पर यह है वेदांत पटेल, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। हम सभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इस्राएल ने किसी अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया भी है या नहीं। इस्राएल ने फलस्तीन में राहत सामान पहुंचाने को लेकर लचीला रवैया दिखाया है और उसका रुख नर्म हुआ है। कितनी शर्मनाक बात कही है ना। अमेरिका कह रहा है कि इस्राएल राहत सामान पहुंचा रहा है, अमेरिका यह भी कह रहा है कि उसका रुख लचीला हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि उत्तरी गजा में जो हो रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। संयुक्त राष्ट्र यह भी कह रहा है कि इस्राएल जानबूझकर उन ठिकानों पर हमला बोल रहा है
जहां पर राहत सामान रखा हुआ है। और बात यहां नहीं रुकती, पिछले एक महीने में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सिर्फ एक मिशन को अंदर घुसने की अनुमति दी है। और यह मत भूलिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है UNRWA, इस्राइल ने उसके प्रवेश पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि UNRWA एक आतंकवादी संस्था है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र को भी इस्राइल नहीं मानता। और अमेरिका क्या कह रहा है? इस्राइल तमाम दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, उसका रुख लचीला है, इसीलिए हम उसे हथियार देते रहेंगे, बेकसूर लोग मारे जाते रहेंगे। इस बीच दोस्तों, अरब देशों का एक सम्मेलन होता है और अरब देश जो हैं वो एक सीधी चेतावनी जारी करते हैं इस्राइल को कि आपको अपनी हमलावर कार्रवाई पर लगाम लगानी चाहिए। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि कोई भी अरब देश इस्राइल से टक्कर नहीं लेना चाहता। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अरब देशों को एक सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का नरसंहार इस वक्त गाजा और लेबनान में चल रहा है, हम सब उसमें भागीदार हैं, क्योंकि हम सब खामोश बने हुए हैं। सुनिए बशर अल असद ने क्या कहा। We are indirect partners in this genocide. We're not talking about a country, but we're talking about a colonist entity, an outlaw regime. We're dealing with settlers, more barbaric than humane. And the problem is not with a certain government or this government and the people who are scared of the previous events. They all working with one ideological brain, sick with bloodshedding, suffering from schizophrenia. याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने कल ही एक बयान में कहा था कि ईरान की संप्रभुता पर किसी भी कीमत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर अब इस्राइल ईरान पर हमला ना करे। गजा और फलस्तीन में जो चल रहा है, यानी जो युद्ध चल रहा है, उस पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। हकीकत क्या है दोस्तों? कहीं ना कहीं अरब देशों के मन में एक शंका है। वो नहीं चाहते कि युद्ध ज्यादा बढ़े, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा शख्स है जो बंकर में छुपा हुआ है। आपके सामने एक ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता ये युद्ध रुके, क्योंकि वो जानता है अगर युद्ध रुक गया तो भ्रष्टाचार की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना तय है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक निजी युद्ध छेड़ रखा है, एक पर्सनल वॉर छेड़ रखा है। और इसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी कीमत पर यह जंग नहीं रुकने वाली है। यह मत भूलिए कि इस्राइल की सड़क पर जनता उतर गई है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। ये तस्वीरें आपको कोई मीडिया नहीं दिखाने वाला है दोस्तों। मेरे मंच पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू न सिर्फ अपने पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, अपनी जनता, अपने पत्रकार, अपनी न्यूज एजेंसीज और इसके अलावा अरब देशों से जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे हैं। मगर अभी एक और मोड़ आने वाला है, एक और जबरदस्त घटनाक्रम होने वाला है, क्योंकि ईरान मौके की तलाश में है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी कह चुके हैं कि हम इस्राइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि आपको याद होगा इस्राइल के पिछले हमले में 4 ईरानी सैनिक मारे गए थे। जाहिर सी बात है बदले में ईरान भी आग बबूला हो रहा है, लिहाजा वो जवाब भी आ सकता है। और जिस दिन वो जवाब आएगा जरूर, दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आने वाली है। क्योंकि हो सकता है दोस्तों तब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की गद्दी पर आसीन हो जाएं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो मानते हैं कि इस्राइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोलना चाहिए। मगर रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है। व्लादिमीर पुतिन के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव अपनी तरफ से पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस्राइल बाज आए और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की सोचे भी नहीं। आपको अंदाजा है दोस्तों कि दुनिया कितने खतरनाक मोड़ पर है। और मेरे इस मंच पर
मैं आप तक तथ्यों के आधार आपको ये वीडियो तमाम पसंद आई तो जानकारियां लाइक करें, पहुंचाता शेयर करें। रहूंगा।